ओके सो अब हम आ जाते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पे। प्रोकैरियोट की ट्रांसक्रिप्शन में इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है ना, हमें पता है कि इसके अंदर यूकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 हमने देखे। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 2 को हम लेके यहाँ पे स्टडी करेंगे। आरएनए पॉलीमरेज जो 2 होता है, जो किसके जीन के वो ट्रांसक्रिप्ट करता है, ट्रांसक्राइब करता है, एमआरएनए के जीन को ट्रांसक्राइब करता है। ठीक है, आरएनए पॉल 2 एमआरएनए के जीन को क्या करता है, ये ट्रांसक्राइब करता है। इसको लेके हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है ना, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं वो डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं प्रोमोटर को। जो डीएनए हमने देखा था कि डीएनए के ऊपर जो है प्रोमोटर सीक्वेंसेस जो होती हैं उनको ये आरएनए पॉल डायरेक्टली नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं। इनको जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। जबकि प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था कि जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज था वो डायरेक्टली प्रोमोटर सीक्वेंस से आके बाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे अलग होता है। देखो हमने देखा कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने प्रमोटर देखा, कुछ कोर प्रमोटर होते हैं एंड कुछ रेगुलेटरी प्रमोटर होते हैं। तो इसी हिसाब से कोर प्रमोटर के लिए हमारे पास कोर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं जो बाइंड करते हैं। तो जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो होते हैं, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये जैसे हमारे पास होते हैं, इसमें हम एक लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। ये एक प्रोटीन होता है विच इज़ क्या है, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। तो ये जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना, इनके पास 2 डोमेन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास। और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 डोमेन होते हैं इनके पास। ठीक है, एक इनके पास होता है TBF विच इज़ अ टाटा बाइंडिंग डोमेन। टाटा जो हमारे पास प्रोमोटर पे सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, टाटा वहाँ पे बाइंड करने वाला जो डोमेन होता है टाटा बाइंडिंग डोमेन। एंड एक होता है TAF विच इज़ अ टाटा बाइंडिंग डोमेन एसोसिएटेड फैक्टर, जो दूसरे फैक्टर्स को रिक्रूट करता है। तो इट बाइंड टू द टाटा सीक्वेंस ऑफ द प्रोमोटर, और ये बेसिकली डीएनए के माइनर ग्रुप ऑफ डीएनए से बाइंड करता है। ठीक है, अभी हम इसको डायग्राम में भी दिखाएंगे। उसके बाद दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्रूट हो जाते हैं एंड देन जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रिक्रूट हो जाते हैं उसके बाद आरएनए पॉल 2 आके बाइंड करता है। चलो देखते हैं ये होता कैसे है। देखो हमने दिखाया था कि और ये जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होता है ना, जब ये डीएनए से बाइंड करता है, ये डीएनए को बेंड कर देता है अप्रॉक्स 80 डिग्री। ठीक है, बेंड द डीएनए अप्रॉक्स 80 डिग्री। देखो ये हमने देखा कि ये हमारा डीएनए है, दिस इज अवर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इस डीएनए के ऊपर हमारा ये टाटा, यहाँ पे हमारा इनिशिएटर एलिमेंट होता है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट होती है, जो आरएनए पॉल 2 का हमने प्रमोटर देखा था। एंड यहाँ पे हमारे टाटा प्रेजेंट होते हैं, कुछ सीक्वेंस प्रमोटर सीक्वेंस होती है ये टाटा, जिसको हम हॉकनेस बॉक्स बोलते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस ये माइंड में क्लियर रखना है, प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आता है, ये टाटा बाइंडिंग डोमेन इसके पास होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। ठीक है, तो ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी, ये जो है यहाँ से टाटा बाइंडिंग डोमेन से अपने टाटा के साथ बाइंड करेगा। इट्स टाटा बाइंडिंग डोमेन जो है टाटा बॉक्स के साथ इंटरेक्ट करता है। ये वही है जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, जिसके पास 2 डोमेन होते हैं। एंड दूसरा डोमेन जो होता है दूसरे फैक्टर को रिक्रूट करता है। फिर फैक्टर ए आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड FEH। इस तरीके से ये दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं वो रिक्रूट हो जाते हैं, DABFEH। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, DAB DAB देन FEH, इसी सीक्वेंस में ये आते हैं FEH। ठीक है, DAB FEH। उसके बाद जो F होता है ना, F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड F, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 को लेके आता है। ठीक है, फिर फैक्टर E आता है, फिर फैक्टर H आता है। इस तरीके से जो आरएनए पॉल होता है वो यहाँ पे जो है हमारे डीएनए पे आके बैठ जाता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 2 का ही प्रमोटर अभी पढ़ा है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ जो बाइंड है, ये होता है प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, हमारा ये बन जाता है।
ठीक है, क्या बन जाता है, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसको हम बेसल ट्रांसक्रिप्शन अपैरेटस भी बोलते हैं, BTA, बेसल ट्रांसक्रिप्शन अपैरेटस। ठीक है, और ये जो RNA पॉल 2 होता है, हमने देखा था कि RNA पॉल 2 की जो सब यूनिट होती है RBP1 लार्जेस्ट सब यूनिट, उसके पास ये CTD टेल होती है RNA पॉल 2 की सब यूनिट के पास, जिसके पास क्या होता है, YSPTS7 हैप्टेड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है CTD टेल पे। हमने देखा था ना YSPTSPS, ये एक अमाइनो एसिड की हैप्टेड सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, इसका रोल भी हम देखेंगे। तो ये क्लियर हुआ है आपको कि कैसे जो है यूकैरियोट के अंदर पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं DNA के ऊपर, उनके कोर प्रोमोटर पे आके बाइंड करते हैं, उसके बाद RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो यहाँ पे आके सेट होता है DNA पे, एंड यहाँ पे एक बेसल ट्रांसक्रिप्शन अपैरेटस बन जाता है और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है ये बेसल ट्रांसक्रिप्शन अपैरेटस की BTA अकर इन द कोर प्रोमोटर पे होती है, ये क्योंकि कोर प्रोमोटर पे ये हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं अलोंग विद RNA पॉलीमरेज, डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो हैं अटैच होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारा बेसल ट्रांसक्रिप्शन अपैरेटस और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसमें वही दे रखा है, कोर प्रोमोटर पे आके सारे जो है मतलब ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग, अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। अब जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H आता है ना, H जो होता है सबसे लास्ट में जो आ रहा है, इसके पास इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको मैं ऐसे रिमेंबर रखती हूँ, रख आप याद रख सकते हो, RAKH, रख। ठीक है, तो इससे इसकी एक्टिविटीज़ हम याद कर सकते हैं। R से होता है कि इसके पास जो होता है ना, रिपेयर सिस्टम में ये इन्वॉल्व होता है, DNA रिपेयर सिस्टम में ये इन्वॉल्व होता है। देन अगर हम देखें कि A से होता है, इसके पास ATPase एक्टिविटी होती है, K से इसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है फॉस्फोराइलेशन के लिए, एंड H से इसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है। तो रख से आप याद रख सकते हो, रिपेयर सिस्टम में इन्वॉल्व है, ATPase एक्टिविटी, काइनेज एक्टिविटी एंड हेलिकेज एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटी होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H के पास। ठीक है, और लार्जर सब यूनिट जो होती है RNA पॉल 2 की, उस पर ये हैप्टेड सीक्वेंस होती है YSPTSPS, पेप्टाइड अमाइनो एसिड की ये सीक्वेंस होती है। और इन पे जब देखो इन पे ना इसका रोल यहाँ पे आता है कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H होता है ना, ये इस सीक्वेंस पे जो ये YSPTSPS सीक्वेंस है, इसके सीरीन को सेकेंड और फिफ्थ सीरीन को फॉस्फोराइलेट करता है। तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन होती है सीरीन की बाय ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H, क्योंकि इसके पास काइनेज एक्टिविटी होती है जो फॉस्फोराइलेशन कराता है। ठीक है, तो अगर इसका फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, उसके बाद कुछ फैक्टर रिक्रूट होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सीरीन जब फॉस्फोराइलेट होता है। तो ये आपको क्लियर हुआ है। देखो इसको आप बुक में भी देख सकते हो। देखो बुक के डायग्राम में ना ये पूरा इनका जो फंक्शन है वो भी गिवन है। ठीक है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड D जो है, हाँ ये टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। हाँ, उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D आता है, हाँ ये इसका टाटा बाइंडिंग डोमेन है, एंड दूसरा जो है इसका टाटा बाइंडिंग डोमेन एसोसिएटेड फैक्टर जो दूसरे रिकॉग्निशन करता है, कोर प्रोमोटर की रिकॉग्निशन करता है, रेगुलेशन करता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की बाइंडिंग को पूरा रेगुलेट भी करता है। फिर A का फंक्शन क्या होता है, ये इनको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, B का फंक्शन यही इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। एंड जो इसमें ये याद रखना है कि जो F होता है ना, F ये लेके आता है RNA पॉल 2 को। फिर इसमें ये इन सबके फंक्शन दिए हुए हैं। H के हमने पढ़ लिए, इसके इतने सारे फंक्शन होते हैं, काइनेज एक्टिविटी होती है, फॉस्फोराइलेशन कराता है, हेलिकेज एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो ये तो फंक्शन गिवन है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। तो वो ऑब्वियसली मैंने इसमें सारा बता दिया। ठीक है, जो मैंने बताया वो इनफ है। और इसमें देखो ये हो रहा, ये हमारा RNA पॉलीमरेज 2 का प्रोमोटर होता है, ये इनिशिएटर एलिमेंट हो गया, टाटा बॉक्स हो गया, हॉगनेस बॉक्स, BRE हो गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर B रिकॉग्निशन एलिमेंट, और ये रेगुलेटरी, ये जो होते हैं GC बॉक्स का, ये क्या होते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, रेगुलेटरी प्रोमोटर होते हैं ये। एंड ये हमारा क्या होता है, कोर प्रोमोटर होता है, -40 से +40 तक। अब यहाँ पे फैक्टर D आया, DAB, देन FEH, F जो है RNA पॉल 2 को भी लेके आएगा, ये हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके बाद इसमें जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H आता है लास्ट में, ये इसके जो RNA पॉलीमरेज 2 के जो ये हैप्टेड सीक्वेंस होती है, इसकी एक सब यूनिट पे YSPTSPS पे, इस पे सीरीन को सेकेंड और फिफ्थ सीरीन को जो है फॉस्फोराइलेट करता है। अब हम उसका रोल भी देखेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो पूरा सीक्वेंस था ना YSPTSPS, जो हम ये अमाइनो एसिड की सीक्वेंस देख रहे थे, जो RNA पॉलीमरेज 2 की लार्जेस्ट सब यूनिट RBP1 पे होता है। Y माने टायरोसिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनिन, सीरीन, प्रोलीन एंड सीरीन। ठीक है, ये आपको लेटर याद होने चाहिए, अमाइनो एसिड के हैं। देखो
जब हमारा इसमें फिफ्थ सीरीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच क्या करता है, अगर वो फिफ्थ सीरीन फॉस्फोराइलेट कर देगा ना, फिफ्थ वाला सीरीन फॉस्फोराइलेट करता है, तो अभी ये प्री इनिशिएशन स्टेज होती है जहाँ पे हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है। जैसे ये फिफ्थ सीरीन को क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, तो जो हमारा प्रोमोटर है ना वो वहाँ से एस्केप करेगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर से आगे बढ़ेगा, प्रोमोटर एस्केप करेगा। जैसे हमने उसमें देखा था ना, प्रोकैरियोट में देखा था कि प्रोमोटर जो है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर को छोड़ के आगे बढ़ता है एंड ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे बढ़ता है। ऐसे ही इसमें होगा कि प्रोमोटर एस्केप होता है, यानी कि प्रोमोटर जो है वो आगे बढ़ेगा अपने आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर को छोड़ के आगे बढ़ता है, मूव करता है आगे डीएनए पे। एंड इसके साथ साथ फिफ्थ सीरीन जब फॉस्फोराइलेट होता है, जो कैपिंग के फैक्टर होते हैं ना वो रिक्रूट हो जाता है। देखो ये हम देखेंगे कि जो एमआरएनए होता है उस पे 5 प्राइम पे कैपिंग होती है, ठीक है, एंड 3 प्राइम पे एडेनाइलेशन होता है, पॉली एडेनाइलेशन, वो अभी हम देखेंगे। तो जब पूरा ओवरऑल हो जाएगा ना तब आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना याद रखो कि जब फिफ्थ सीरीन फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो वहाँ से प्रोमोटर एस्केप होता है, यानी कि प्रोमोटर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर को छोड़ देगा एंड आगे मूव करेगा, एंड कैपिंग के फैक्टर भी रिक्रूट हो जाते हैं, साथ साथ चल रहा होता है ये, ठीक है, कैपिंग भी साथ साथ चल रही होती है एंड प्रोमोटर एस्केप हो रहा होता है। और फिर जब सेकेंड सीरीन को फॉस्फोराइलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड एच, उस टाइम पे जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो एलोंगेशन कराता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा एमआरएनए बन रहा है उसमें आरएनटीपीज आके ऐड होते हैं एंड वो एलोंगेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड उस टाइम पे स्प्लाइसिंग के फैक्टर रिक्रूट हो जाते हैं, ठीक है। आरएनए की स्प्लाइसिंग होती है, स्प्लाइसिंग हम देख होता है जो हमारा इंट्रॉन को रिमूव करने वाला प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, क्योंकि जो प्री एमआरएनए होता है ना अभी वो मेच्योर नहीं हुआ है, तो उसमें कुछ इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, इंट्रॉन वाले रीजन जो नॉन कोडिंग होते हैं तो उनको हमें रिमूव करना होता है, तो स्प्लाइसिंग के फैक्टर रिक्रूट हो जाते हैं जब सेकेंड सीरीन फॉस्फोराइलेट होता है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होती है, दे आर प्रेजेंट इन द सीटीडी टेल ऑफ आरएनए पॉल 2 व्हेन जब प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वहाँ पे कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होती है अमीनो एसिड की। जब फिफ्थ सीरीन फॉस्फोराइलेट होता है तो आरएनए पॉल 2 जो है वो प्रोमोटर से आगे बढ़ेगा, एस्केप फ्रॉम द प्रोमोटर एंड कैपिंग के फैक्टर रिक्रूट हो जाएंगे। जब सेकेंड सीरीन फॉस्फोराइलेट होगा स्प्लाइसिंग होने लगेगी एंड पॉलीएडेनाइलेशन के फैक्टर रिक्रूट हो जाएंगे। अभी हम ये पूरा डायग्राम में भी देखेंगे कि कैसे स्प्लाइसिंग होती है, पॉलीएडेनाइलेशन कैसे होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में, ओके। तो यहीं तक अभी आप याद रखो, वो सब ऑटोमेटिकली कनेक्ट होने लगेगा जब एक एक पार्ट आप करके पढ़ोगे। बट देखो जैसे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा कि हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है, उसमें होता है -40 से लेके +40 तक क्या होते हैं, हमारे कोर प्रोमोटर होते हैं। यहाँ से हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये साइन होते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट स्टार्ट होने का, ये हमारा इनिशिएटर एलिमेंट होता है, टाटा बॉक्स होता है यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ पे बीआरई एलिमेंट होता है, यहाँ पे भी कुछ प्रोमोटर के सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। कुछ यहाँ पे डीएनए के दूर जाके जो है रेगुलेटरी प्रोमोटर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं कोर प्रोमोटर, ठीक है। तो कोर प्रोमोटर पे ना देखो, कोर प्रोमोटर पे जो आके बाइंड करता है ना वो होते हैं हमारे जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं वो कोर प्रोमोटर पे आके बाइंड करते हैं, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी था, ए बी ये सब आ रहे थे बाद में। तो जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो आके हमारे कोर प्रोमोटर से बाइंड करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे कुछ रेगुलेटरी प्रोमोटर होते हैं, है ना, रेगुलेटरी प्रोमोटर भी होते हैं इसके अंदर। हमारे यहाँ पे होता है हमारा रेगुलेटरी प्रोमोटर। प्रोमोटर बेसिकली, प्रोमोटर कुछ नहीं है, प्रोमोटर क्या है, डीएनए के ऊपर की कुछ सीक्वेंसेस होती हैं डीएनए के ऊपर की, जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। लेकिन यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज से पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके बाइंड करते हैं। तो जो रेगुलेटरी प्रोमोटर होते हैं ना यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, ठीक है, डीएनए पे अलग प्रेजेंट होते हैं रेगुलेटरी प्रोमोटर जो होते हैं, रेगुलेटरी प्रोमोटर डीएनए की सीक्वेंसेस होती हैं। जैसे हमारा जीसी बॉक्स हो गया, है ना, जीसी बॉक्स हो गया, या एक और हमारा होता है CAAT बॉक्स हो गया, ये सारे रेगुलेटरी प्रोमोटर होते हैं। और इन रेगुलेटरी प्रोमोटर से जो आके बाइंड करता है ना, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, रेगुलेटरी प्रोमोटर होते हैं। इन रेगुलेटरी प्रोमोटर से जो आके बाइंड करते हैं वो होते हैं हमारे रेगुलेटरी फैक्टर, रेगुलेटरी फैक्टर,
तो बस इतना याद रखना है कि रेगुलेटरी फैक्टर कहाँ आके बाइंड होंगे, रेगुलेटरी प्रोमोटर पे, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कोर प्रोमोटर पे आके बाइंड होता है। ठीक है, इतना बेसिक सा डिफरेंस क्लियर है कि कुछ रेगुलेटरी प्रोमोटर सीक्वेंसेस होते हैं, कोर प्रोमोटर होता है। रेगुलेटरी प्रोमोटर से हमारा रेगुलेटरी फैक्टर आता है, तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। सो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम स्टडी करने वाले हैं, ऐसे कौन से रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमने देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी ए बी एफ ई एच करके ये सारे होते हैं जो कोर प्रोमोटर पे बाइंड करेंगे। और ये हम आरएनए पॉल 2 का प्रोमोटर अभी पढ़ रहे हैं, आरएनए पॉल 2 का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये हमारे होते हैं ना रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये कैसे कैसे होते हैं। चलो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्टडी करते हैं। तो ये जो होते हैं रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, दे आर द प्रोटीन दैट रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन के रेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये इनके पास भी डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो कि रेगुलेटरी सिक्वेंसेस से बाइंड करेगा। इनके पास क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, ये बेसिकली रेगुलेटरी सीक्वेंसेस से बाइंड करेंगे। रेगुलेटरी मतलब ये वाली जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं यहाँ आके बाइंड करेंगे। अब इनकी टाइप्स देख लेते हैं। सो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या तो एक्टिवेटर हो सकते हैं या रिप्रेसर हो सकते हैं। तो पता चला रेगुलेटरी प्रोमोटर पे कौन कौन आके बाइंड करेगा, यहाँ पे एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर। तो एक्टिवेटर जो होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, इनिशिएशन रेट बढ़ा देते हैं, जिसको हम पॉजिटिव रेगुलेशन बोलते हैं। रिप्रेसर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रेट को कम कर देते हैं, जिसको हम नेगेटिव रेगुलेशन बोल रहे हैं। सो एक्टिवेटर जो होते हैं रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये इनके पास भी 2 डोमेन होते हैं। जैसे हमने इनकी बात करी थी ना, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के पास 2 डोमेन थे, एक टाटा बाइंडिंग डोमेन और एक टाटा बाइंडिंग डोमेन एसोसिएटेड फैक्टर जो था। तो ये 2 डोमेन होते हैं इसके पास। इसके पास भी जो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है, इसके एक्टिवेटर के पास भी 2 डोमेन होते हैं। एक होता है डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो डीएनए से नॉर्मली बाइंड करता है, एंड एक होता है एक्टिवेटिंग डोमेन जो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो एक्टिवेटर के पास भी क्या होते हैं, डीएनए बाइंडिंग डोमेन एंड एक्टिवेटिंग डोमेन। और एक्टिवेटर क्या होता है, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है एक्टिवेटर। क्या है, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि डीएनए के ऊपर जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं, रेगुलेटरी प्रोमोटर जो है वहां जाके बाइंड करते हैं, एक्टिवेटर। सो ये जो रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ये हमारे पास 2 टाइप के हो गए। ठीक है, एक हमारे पास होते हैं ये एक्टिवेटर एंड एक हमारे पास होते हैं ये रिप्रेसर। देखो, अब जब हम डीएनए की बात कर रहे थे, कोर प्रोमोटर तो हमने देख लिया। जो हमारा रेगुलेटरी प्रोमोटर होता है ना, यानी कि जो हमारे क्या होते हैं डीएनए के ऊपर जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं, डीएनए के ऊपर क्या होती है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो होती हैं बेसिकली ये, इसको हम रेगुलेटरी प्रोमोटर भी बोलते हैं। ये हम देख लेते हैं कितने टाइप की होती है। इन्हीं वाले रेगुलेटरी सीक्वेंसेस या प्रोमोटर से आके कौन बाइंड करता है, रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। या तो एक्टिवेटर होगा या फिर क्या होगा, रिप्रेसर होगा वो। ठीक है, ये हमने देख लिया है। सो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या कितने टाइप की होती है ये देख लेते हैं। ये बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करी गई है। पहला होता है प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट और अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है, ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट पीपीई एंड एक हमारे पास होता है अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट यूआरई। ये होता है, ये क्या होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो हमारी होती है ना उसके पास में जो प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने बताया था CAAT हो गया, GC बॉक्स हो गया, ये हमारे क्या होते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होती हैं, रेगुलेटरी प्रोमोटर सीक्वेंसेस होती हैं। तो इनको हम प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट या फिर अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के पास होती हैं। कुछ हमारे पास होते हैं लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, ये पोजीशन के बेसिस पे हम बोल रहे हैं। ये जो लॉन्ग रेंज एलिमेंट होते हैं ना रेगुलेटरी एलिमेंट, ये जो है वर्क करते हैं ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 kb। अगर ये 100 kb भी दूर प्रेजेंट है ना डीएनए पे, और मोर जीन और मोर फ्रॉम जीन, मतलब 100 kb से भी अगर ज़्यादा डिस्टेंस है इनका, जीन से इतनी दूर ये प्रेजेंट होते हैं, ये तब भी काम करते हैं लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक है, और फ्रॉम कोर प्रोमोटर जीन से ये इतना दूर हो तब भी ये काम करते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट। ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, या फिर वेरी फार फ्रॉम द प्रोमोटर से दूर भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, कोर प्रोमोटर जो हमारा होता है। ठीक है, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एनहांसर।
एनहांसर लेते हैं, साइलेंसर लेते हैं एंड लोकस कंट्रोल रीजन। सो इसमें हमारे पास एनहांसर होता है, साइलेंसर होता है एंड LCR रीजन जो होता है लोकस कंट्रोल रीजन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो कि हमारी रेगुलेटरी सीक्वेंसेज होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, कोर प्रमोटर से कितना दूर हो सकती है, पास भी हो सकती है, लेकिन ये मोस्टली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट जो होती है वहाँ पे पास ही होती है, ये कोर प्रमोटर के पास प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके की रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो है हमें देखने को मिलती हैं। चलो अब हम रेगुलेटरी एलिमेंट देख लेते हैं, जो कि हमने देख लिए कि एनहांसर होते हैं। ठीक है, रेगुलेटरी एलिमेंट जो हम देख चुके हैं। कुछ हमारे पास जो है प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट होते हैं, जिसको अपस्ट्रीम प्रोमोटर एलिमेंट और अपस्ट्रीम रेगुलेटरी एलिमेंट भी बोला जाता है। एक हमारे पास होते हैं लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट। ठीक है, इसमें प्रॉक्सिमल प्रोमोटर एलिमेंट के एग्जाम्पल मैंने बताया था, CAT बॉक्स होता है, GC बॉक्स होता है एंड UAS होता है। लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कैन वर्क ओवर डिस्टेंस ऑफ 100 kb, अगर और जीन प्रमोटर से दूर से भी ये काम कर सकते हैं। और इनके एग्जांपल हमारे पास होते हैं एनहांसर, साइलेंसर एंड लोकस कंट्रोल रीजन। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रेगुलेटरी एलिमेंट। देखो ये हमारा कोर प्रमोटर हो गया। कोर प्रमोटर से यहाँ पे हमारा प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट होता है, ये रहा पास में होता है, मतलब लोकेटेड 70 to 200 बेस पेयर इसके अपस्ट्रीम ही होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा होता है लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट, यहाँ से ये काम करते हैं 100 kb और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट यहाँ होते हैं एंड जो प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट होते हैं वो यहाँ होते हैं। रेगुलेटरी सिक्वेंसेस हमने देखे कि एनहांसर्स होते हैं एंड साइलेंसर्स होते हैं, LCR होता है। एनहांसर क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस अगर दूर हैं तब भी अच्छे से फंक्शन कर सकते हैं। 100 से 300 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं एंड ये किससे बाइंड करते हैं, एक्टिवेटर जो होते हैं ना, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं, रेगुलेटर एक्टिवेटर जो होते हैं वो एनहांसर से बाइंड करते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शन का जो रेट है उसको बढ़ा देते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन। और इनिशिएशन रेट जो है ट्रांसक्रिप्शन का वो बढ़ा देते हैं, यानी कि ये पॉजिटिवली रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। सो एनहांसर्स जो हैं ये पॉजिटिव रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनका पोजीशन और ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट है, किस ओरिएंटेशन में, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके इंडिपेंडेंट होते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़ाते हैं, इनिशिएशन रेट बढ़ाते हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन करते हैं, एक्टिवेटर से बाइंड करते हैं, 100 to 300 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं एंड लॉन्ग डिस्टेंस से भी फंक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट में आते हैं एनहांसर। पोजीशन इंडिपेंडेंट और ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये जो है कैन वर्क नियर अबाउट प्रमोटर और कैन बी डिस्टेंटली लोकेटेड, यानी कि प्रमोटर के पास हो या फिर दूर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह से काम कर सकते हैं। ओरिएंटेशन इनका डाउन स्ट्रीम हो, अपस्ट्रीम हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी काम कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया एनहांसर के बारे में। LCR के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, लोकस कंट्रोल रीजन, ये भी लॉन्ग रेंज रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं, ये ओरिएंटेशन डिपेंडेंट होते हैं, जबकि एनहांसर जो है वो ओरिएंटेशन और पोजीशन इंडिपेंडेंट होता है। और ये क्या करते हैं ना, LCR रीजन के अंदर ये हाइपर सेंसिटिव रीजन मिलेगा। हाइपर DNA 1 हाइपर सेंसिटिव साइट होती है, DNA इज 1 हाइपर सेंसिटिव साइट और 5 साइट होती है, हाइपर सेंसिटिव 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 DNA इज 1 हाइपर सेंसिटिव साइट होती है LCR रीजन में। ये क्या करता है, पूरे के पूरे क्लस्टर को एक्टिवेट कर देता है। ये इसका एग्जाम्पल हमें जो बीटा ग्लोबिन जीन है ना उसमें मिलता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये LCR फाउंड है, बीटा ग्लोबिन जीन का पूरा क्लस्टर होता है। इसमें ये हमें एप्सिनॉल होता है, 2 गामा होते हैं, डेल्टा होता है, बीटा होता है। ये सब जो हैं जब ये ट्रांसक्राइब होते हैं, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, जो हीमोग्लोबिन बनता है ना उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। देखो जैसे आप हीमोग्लोबिन के टाइप पढ़ते हो, जैसे हम एम्ब्रियो में पढ़ते हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना। एडल्ट में हम पढ़ते हैं कि अल्फा 2 एंड बीटा 2 होती है ना, ये पता है कि एडल्ट के अंदर 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। ऐसे ही फीटस की अगर हम बात करें, उसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है, 2 गामा चेन होती है। एम्ब्रियो के अंदर 2 जीटा चेन होती है एंड 2 एप्सिनॉल चेन होती है। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है जो इनको एनकोड करता है। ठीक है, तो ये सब जीन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इनके बीटा चेन का जो जीन है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, देन डेल्टा है, 2 गामा है ये, एंड ये एप्सिनॉल हो गया। तो ये पूरा बीटा ग्लोबिन जीन का क्लस्टर जो है ये किसके कंट्रोल में होता है, LCR, लोकस कंट्रोल रीजन। ठीक है, तो इस तरीके का जो हमें स्ट्रक्चर है वो हमें क्रोमोसोम नंबर 11 पे देखने को मिलता है। ठीक है, ये हम बुक में भी देख सकते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये रहा LCR रीजन एंड ये 5 DNA 1 हाइपर सेंसिटिव साइट होती है। ठीक है, एंड ये जो है
एम्ब्रियोनिक में देखने को मिलता है, ये फीटल में होता है, एडल्ट में होता है, अल्फा 2 एंड बीटा 2 जो है वो एडल्ट में देखने को मिलता है। तो ये लोकस कंट्रोल रीजन होता है विच इज़ द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे मान लो कि ये हमारा जो है डीएनए होता है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं डीएनए के ऊपर जो है ये कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ हमारे पास, हम मान लो इन वाले यहाँ पे जो ये सीक्वेंस प्रेजेंट है इसको हम बोल रहे हैं ये हमारे पास क्या है, रेगुलेटरी सीक्वेंस की हम बात कर रहे हैं। ये हमारे पास कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट है, एनहेंसर है। यहाँ पे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एनहेंसर है, ठीक है, एनहेंसर हो गया, एंड ये हमारे पास एनहेंसर हो गया यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास क्या हो गया, साइलेंसर हो गया। तो ये हैं क्या, दोनों रेगुलेटरी सीक्वेंसेस ही होती है ना, दोनों क्या है, साइलेंसर एंड एनहेंसर बोथ आर क्या है, ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। दीज आर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस, ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो डीएनए पे प्रेजेंट होती है, रेगुलेट करती हैं ट्रांसक्रिप्शन के रेट को। अब जो एनहेंसर आता है ना, इससे बाइंड होता है एक्टिवेटर आके, ठीक है, इससे बाइंड क्या होगा, एक्टिवेटर जो है ये रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, एक्टिवेटर। सो एक्टिवेटर आके किससे बाइंड होता है, एनहेंसर से बाइंड होता है। एंड रिप्रेसर अगर आएगा तो रिप्रेसर आके कहाँ पे बाइंड होगा, रिप्रेसर आके बाइंड होगा साइलेंसर पे। तो बस एनहेंसर के साथ रिप्रेसर आके बाइंड होता है, ये रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। एंड साइलेंसर और एनहांसर्स ये सीक्वेंस होती हैं जो डीएनए पे प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंस जो है क्लियर रखना एकदम। अब ये जो साइलेंसर और एनहांसर है, जब एनहांसर से एक्टिवेटर आके बाइंड होता है ना, ये तो ट्रांसक्रिप्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। एनहांसर का और एक्टिवेटर का काम है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन रेट को बढ़ा देता है, लेकिन रिप्रेसर और साइलेंसर जब बाइंड होते हैं आपस में, ये ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन रेट को कम कर देता है। लेकिन इन दोनों को भी तो कोई रेगुलेट करता होगा ना, साइलेंसर और एनहांसर को, तो इनको जो रेगुलेट करता है वो होता है इंसुलेटर, ठीक है। अब हम इंसुलेटर देखते हैं। देखो ये होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है ना, ये कोर प्रमोटर और एनहेंसर के बीच में एक डीएनए एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, इन दोनों को आपस में जो है सिग्नल नहीं करने देता एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन नहीं हो पाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो इंसुलेटर होता है ये कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर देता है, कम्युनिकेशन को रोक देता है बिटवीन द एनहेंसर और उसके प्रोमोटर के बीच में, एनहेंसर एंड इट्स प्रोमोटर के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने देता है। तो जब हम इंसुलेटर को बीच में रखते हैं, बिटवीन द दो के बीच में जब हम इंसुलेटर को रखते हैं, इनको हम बोलते हैं एनहांसर ब्लोकर। यानी कि एनहांसर और प्रोमोटर के बीच में जब इंसुलेटर आएगा, इस वाले इंसुलेटर को हम बोलते हैं एनहांसर ब्लोकर। और ऐसे ही अगर इंसुलेटर्स जो हैं वो साइलेंसर और प्रोमोटर के बीच में आते हैं तो उसको हम बोलते हैं बैरियर, ठीक है। प्रोमोटर फ्रॉम साइलेंसिंग मतलब वही है जो उसको साइलेंस होने से बचा रहा है साइलेंसर को, उसको हम बोलते हैं बैरियर। तो इसी तरीके से जो इंसुलेटर एनहेंसर और प्रोमोटर के बीच में आ रहा है उसको तो हम एनहेंसर ब्लोकर बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, एनहेंस को ब्लॉक कर रहा है, उसको एनहेंस नहीं होने दे रहा है ट्रांसक्रिप्शन को, तो उसको हम एनहेंसर ब्लॉकर बोलेंगे। और अगर कोई साइलेंसर और प्रोमोटर के बीच में इंसुलेटर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैरियर, ठीक है। तो ये कैसे ऑफ करता है, देखो ऐसे, ये जो दो है ना, दो इंसुलेटर आपस में, ये एक इंसुलेटर यहाँ पे है, एक इंसुलेटर यहाँ पे है, ये आपस में ना इस तरीके से बॉन्डिंग बना लेते हैं इंसुलेटर एंड ये कोर प्रोमोटर तो यहाँ आ जाता है नीचे और एनहांसर ऊपर ही रह जाता है। तो इसलिए इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता है एनहांसर और कोर प्रोमोटर के बीच में, तो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ऑफ रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंसुलेटर जो है एनहांसर को और साइलेंसर को रेगुलेट करता है, ठीक है। एनहांसर को और साइलेंसर को कौन रेगुलेट करता है, इंसुलेटर रेगुलेट करता है। तो ये क्लियर हुआ होगा कि इंसुलेटर किसे बोलते हैं, एनहांसर, साइलेंसर, एक्टिवेटर, रिप्रेसर, ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है।